तो सेशन नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको याद है कि हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं, जिसमें एचआर प्लानिंग है, रेमुनरेशन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज रिलेशन है। ये सारे प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन फॉलो किए जाते हैं। और हम पढ़े थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कल के सेशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमेशा चार चीज़ें होती हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग और ट्रेनिंग। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीज़ों को कवर करेंगे: रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। इनमें से दो चीज़ें आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हम आज के सेशन में देखेंगे क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं। थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो हम बनाते हैं वो 5 साल का प्लान होता है, जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लान होता है। तो उससे जो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसे लिमिटाइज करते हैं, कि रोकते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए। एचआरपी का जो प्लान होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं, आड़े आती हैं, ताकि ताकि जो रोकती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान को बनने में, फ्रेम होने में। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाने में रोकती हैं, उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। वो कहते हैं, इन प्रैक्टिस ह्यूमन रिसोर्स प्लान कैन बी डिफिकल्ट एंड ऑफन इनएक्यूरेट। द चीफ रीजन आर, वो कहते हैं कि थ्योरी में या पेपर पे तो ह्यूमन रिसोर्स का प्लान बना सकते हैं, चाहे 5 साल का हो या 1 साल का हो। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, जो फिजिकल सिचुएशन है, जो करंट जो है वो डायनेमिक्स हैं एक्सटर्नल, उसमें बहुत मसले हो सकते हैं। मतलब उसमें इन्वायरमेंट बदल रहा है, जो है वो सिचुएशंस बदल रही हैं। तो मे भी आपका जो प्लान आपने पूरे 4-5 साल का बनाया हुआ है वो फेल हो जाए। तो प्रैक्टिकली सम वो चीज़ें डिफरेंट हैं जो पेपर पे होती हैं बनिस्बत उसके। द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सम डिपेंड ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन एन एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। वो कहते हैं हर इंडस्ट्री का ह्यूमन रिसोर्स प्लान नहीं मुकम्मल बन सकता, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जो नई प्रोडक्ट्स हैं उन पे बहुत तेजी से काम होता है, नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। जैसे टेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी की है, आए रोज नई चीजें होती हैं, जिद्दत आ रही है, इनोवेशन आ रही है, इन्वेंशन हो रही है नई नई। तो ये टेक कंपनीज अगर ये ह्यूमन रिसोर्स प्लान 5 साल का बना के बैठ जाए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम जो है वो मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए, अपने मद्दे मुकाबले लोगों को देखते हुए जो है वो डिसीजंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ज़रा फेवरेबल नहीं है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस तरह की कंपनीज के लिए, जिन्हें कंपटीशन का और तेज़ी से बदलती हुई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की मद में हो या किसी और तरीके से। आगे वो कहते हैं कि अपोजिशन अमंग मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल मस्ट बी कन्विंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इट इज टू बी अ सक्सेस। अच्छा, ऐसे होता है जो कोई भी कंपनी है, हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो बनता है पूरा एक ग्रुप बनाता है बैठ के। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी में, हो सकता है वो एग्री ना हो, उनमें से कुछ लोग एग्री ना हो एक 5 साल प्लान के ऊपर। ठीक है। उनमें से कुछ लोग जो है वो इख्तिलाफ कर लें, उनमें से जो कुछ लोग जो है वो उस प्लान को रिकमेंड या अप्रूव ना करें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो है वो आड़े आ सकता है सम टाइम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के को ना करने देने में। ठीक है। आगे वो कहते हैं, रेजिस्टेंस टू द चेंजेस एक्सप्रेस इन द प्लान, द फोरकास्ट ऑफ लेबर स्ट्रक्चर विद देयर इफेक्ट्स ऑन स्किल्स एंड स्टेटस मे बी रिगार्डेड एज ए थ्रेट। अच्छा, अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम कर लेते हैं और हम एडवांस में ही बता देते हैं कि अगले 5 साल में हम इन लोगों को निकाल बाहर करेंगे कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी जरूरत, जैसे कंप्यूटर इलिटरेट हैं जो नहीं जानते, हम कहते हैं कि जी हम उन्हें 5 साल में निकाल देंगे, तो हम जो लेबर यूनियन है वो आड़े आगे आ जाएगी, हमें रोक देगी ऐसी प्लानिंग करने से। जो है वो काम में रोड़े अटकाएंगे वो लोग। ठीक है। जैसे हुकूमत का प्लान था कि वापडा को की जो एचआर है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो जब यूनियन को प्लान हुकूमत का पहले पता चल गया तो वो आड़े आ गई, तो वो उन्होंने एहतजाज वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस तरह जो है वो पहले जो है वो अगर पता चल जाए स्ट्रेटजी, तो फिर वो यूनियन रोक देती हैं। द डिफिकल्टी ऑफ फोरकास्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस एक्यूरेटली, particularly in an area of high unemployment।
अच्छा देखिए, मार्केट जो है ना, उसमें जो समाजी तब्दीलियां हैं और मुआशी तब्दीलियां हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 2017 में एचआरपी की थी। अब उसे तो ये नहीं पता था ना कि 2019-20 में कोरोना आ जाएगा और उसमें 21-22 में जो है वो सैलाब आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में तो उसका वो जो प्लान पेपर पे था वो फेल हो गया। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि रेगुलर जो भी आपको सिचुएशन हो उससे आप उसे जो है वो उसमें मैयर्स लें, ना के 5 साल की प्लानिंग बना के बैठ जाएं। तो एक्सटर्नल डायनामिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे हमारा प्लान फेल हो सकता है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो है वो कंपनीज को जो है वो मशीन्स जो है वो वर्कर्स जो हैं उन्हें रिप्लेस कर रही हैं मशीन्स। तो इसलिए 5 साल में पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजीज आ जानी है। तो बजाय हम बैठ के पूरा प्लान बना लें, इतने लोगों को लाना है, तो हो सकता है हमें उसके बदले टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो एचआरपी हमारी फेल हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नकारा हो सकती है। ये चीज़ भी हमें टेक्नोलॉजीज में हमें लॉन्ग टर्म एचआरपी करने से रोकती हैं। ठीक है। The plan may outline requirement and training program that while ideal cannot be implemented due to a lack of funds। आपने बहुत अच्छा प्लान बना लिया कि जी हम अपने वर्कर्स को ये ट्रेन करेंगे, ये उन्हें प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे। ठीक है, उन्हें जो है वो ये स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज करवाएंगे, लेकिन आपके पास फंड ही नहीं है। तो अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो फिर भी पैसे ना होने के कारण या पैसे ना होने की सूरत में आपका प्लान फेल हो गया। तो इस तरह से ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एचआरपी को रोकते हैं। अच्छा, एक और कुछ इसके अलावा थोड़ी सी और चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। रीलोकेशन, द फिजिकल रीलोकेशन ऑफ ए बिजनेस प्रीमिसेस क्रिएट ए नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द नीड्स। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि कंपनी का प्लांट एक जगह पे काम कर रहा होता है, तो वहां पे कोई भी मसला हो सकता है, जैसे सैलाब आया हुआ है इस टाइम। तो उस एरियाज में जो कंपनी के प्लांट थे वो तो खत्म हो गए ना, या उन्हें पता है, आप वीडियोस में देख रहे थे कि कुछ जो हैं होटल्स हैं, होटल तो इसमें नहीं आता, तो कुछ फॉर एग्जांपल अगर कंपनी थी तो हुकूमत ने आगाह कर दिया अपना प्लांट शिफ्ट कर लें। तो रातों रात कई ट्रकों पे उन्होंने सामान भरा और दूसरे किसी मुल्क के हिस्से में जो सही है वहां पे जो है वो शिफ्ट कर लिया अपना पूरा प्लांट या पूरा कंपनी का सेटअप। तो वो कहते हैं जब कंपनी की फिजिकल रीलोकेशन होती है तो तब भी पूरी बुरी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जितनी भी है उसे सफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह की रीलोकेशन की सूरत में जो आपकी अर्लियर प्लानिंग होती है, प्लानिंग तो उस जगह के लिए होती है ना, उस एरिया के लिए होती है जहाँ पे कंपनी काम कर रही होती है। तो तब भी आपकी पूरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो फेल हो सकती है। तो ह्यूमन और कंपनी भी अफेक्ट होती है अल्टीमेटली जब उसकी चीज़ें रीलोकेट होती हैं। आगे वो कहते हैं कि फॉर स्टाफ एंड यूनियन कंसल्टेशन, जब कंपनी रीलोकेट होती है तो स्टाफ के लिए भी बहुत मसले मसाइल आते हैं। जो यूनियंस होती हैं कंपनी की, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस हैं वो भी आड़े आती हैं रीलोकेट ना करें, या वो भी मसाइल खड़ी करते हैं। उनके लिए भी मसले मसाइल बहुत होते हैं। टू असिस्ट रीलोकेटेड एम्प्लॉयज़ फाइंड ए सुइटेबल अकोमोडेशन स्कूल फॉर चिल्ड्रन, न्यू जॉब्स फॉर स्पाउसेस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का प्लांट गुजरांवाला था, वो कराची शिफ्ट करना चाहते हैं। तो नई जगहों पे वर्कर को लेके जाना, नई जगहों पे जो है वो उन्हें सेट करना, वहाँ पे उनके बच्चों की तालीम तरबियत का बंदोबस्त करना, उनकी जो वाइफ्स हैं उन्हें जॉब्स वगैरह, जैसे अगर पहले किसी शहर में वो सेटल थी तो नई जगह पे जाके उन्हें भी ये चीज़ दिलवाना, जॉब्स वगैरह दिलवाना। तो बहुत तो एक कंपनी अगर रीलोकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इम्प्लाइज के हवाले से बहुत मसाइल खड़े होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एनआरएसपी बैंक है, एक छोटा सा बैंक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो उसका हेड ऑफिस भावलपुर में है, वो भावलपुर में ही बना था। तो अब वो रीलोकेट होना चाह रहा है पिछले कुछ सालों से इस्लामाबाद, और उसने कई दफ़ा अटेम्प्ट भी किया है। तो लेकिन उसके जितने लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, जो मेंबर्स हैं उसके लोग जितने भी, तो अब अगर वो रीलोकेट इस्लामाबाद होते हैं तो फिर उनकी अगर वाइफ्स हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। वो नई जगह पे जाना पड़ेगा, वहाँ सेटल होना पड़ेगा, वहाँ उनकी वाइफ्स को जॉब ढूंढनी पड़ेगी, बच्चों को नए स्कूल ढूंढने पड़ेंगे। तो इस तरह अल्टीमेटली सफ़र होगा पूरे का पूरा निज़ाम उस ऑर्गेनाइजेशन का जब रीलोकेशन होगी, और प्लस एचआरपी जो होगा वो भी फेल होगा। दोनों चीज़ें इसमें होंगी। और नई जगहों पे जब कंपनी जाती है तो जो डेली लेबर पे काम कर रहे होते हैं तो वो तो कभी भी कंपनी के साथ नहीं जाएंगे ना अपना एरिया छोड़ के। तो नई लोकेशन पे जाके फिर छोटे जो वर्कर होते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, उन्हें हमें दोबारा से
रिक्रूट करना पड़ता है, भर्ती करना पड़ता है। आगे वो कहते हैं देयर एग्जिस्ट पर्सनल मैनेजमेंट। अच्छा, कुछ ऐसे पर्सनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी फर्म होती है जिन्हें रिलोकेशन की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो वो इस तरह से रिलोकेशन, तो फिर खुद कंपनीज रिलोकेशन करने के बजाय ऐसी फर्म्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है, वो मदद देती हैं, सारे का सारा उनका सामान, उनकी फाइल्स, उनकी मैनेजमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनके प्लान्स, उन्हें वो रिलोकेट कर देते हैं। और नई जगहों पे जाके सेटल करने में भी जो लोग थे कंपनी के, उन्हें भी हेल्प आउट करते हैं, उन्हें उसमें मदद देते हैं, उनके बच्चों के एडमिशन, उनके बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें उन्हें हेल्प करते हैं, ताकि जो है वो कंपनी के ऑपरेशन नई जगहों पे बगैर किसी देरी के स्मूथली जो है वो स्टार्ट हो सके, ऑपरेशन हो जाए। अच्छा, आउट प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक हमने यहाँ पे टर्म पढ़ी थी, एक आउट प्लेसमेंट क्या होती है। आउट प्लेसमेंट का मतलब है, देखो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हैं हम उन्हें कंपनी से निकाल देते हैं। ठीक है, जो हमारे काम के नहीं है। हमने एक टर्म कल पढ़ी थी, रिडंडेंसी। ठीक है, जो बेकार लोग हैं उन्हें निकाल बाहर करते हैं। तो कुछ लोग रिजाइन दे के चले जाते हैं, कुछ रिटायरमेंट पे चले जाते हैं जब उनकी एज हो जाती है। और कुछ को तो निकालना अच्छा अमल नहीं है किसी को। तो आउट प्लेसमेंट एक ऐसा तरीका कार है कि आप, हम मजीद हमारी कंपनी आपको अगर अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो बजाय कि हम आपको निकालें, आप सफर हो, तो हम ऐसे करते हैं कि आपके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम किसी और कंपनी से बात करते हैं, या आपकी हेल्प करते हैं एक नई जॉब ढूंढने में। ठीक है, तो या हम किसी और कंपनी से आपके बिहाफ पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें अगर वर्कर्स की ज़रूरत है और हमारे पास आप एक्स्ट्रा हैं, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दें, आप यहाँ से छोड़ के वहाँ पे चले जाएं। इस तरह जो हमारा रिलेशन था आपके साथ, एक इमोशनल रिलेशन था, मॉनिटरी बेसिस पे जो रिलेशन था, प्रोफेशनली बेसिस पे, इमोशनली बेसिस पे, फाइनेंशियली बेसिस पे, वो भी इफेक्ट नहीं होगा। और आपका जो सिलसिला है रोजगार का, वो भी सही सालन जो है वो चलता रहेगा। तो आउट प्लेसमेंट एक अच्छा तरीका कार है कि डायरेक्ट वर्कर्स को जो है वो फायर करने, निकालने कंपनी से, बल्कि उन्हें तरीके के साथ दूसरी कंपनी में कोई जगह दिलवा दे। तो इसे कहते हैं आउट प्लेसमेंट। अच्छा, लेबर, अब आ जाते हैं कितने लोग कंपनी में आते हैं और कितने लोग कंपनी से जाते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी कितनी अच्छी है। तो अगर उसके एम्प्लॉइज कंपनी से खुश हैं, तो इट्स मीन कंपनी जो है वो अच्छी है। अगर एम्प्लॉइज जो है वो नाराज है, इसका मतलब कंपनी बुरी है। और एम्प्लॉइज खुश कैसे हैं, वो पता है इस टाइम से लगेगा कितने लोग जो है वो उस कंपनी में स्टे करते हैं। ठीक है, जो उनका स्टेइंग टाइम है, उनका वहाँ पे कितने अरसे से हैं, वो बताएगा। और दूसरा, इस हमें किसी कंपनी के बारे में क्विकली जानना हो कि इस ये कितनी स्टेबल है एचआरएम के मामले में, एम्प्लॉइज के मामले में, तो लेबर टर्नओवर एक ऐसी जो है वो इक्वेशन है जिससे हमें क्विकली पता चल जाता है कि कंपनी कैसी है एम्प्लॉइज के बारे में। अब लेबर टर्नओवर होता है इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म, कि कितने लोग जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और कितने लोग जो है वो छोड़ के गए। तो ये चीज हम रिप्रेजेंट करती है लेबर टर्नओवर, हमें ये बताती है। तो लेबर टर्नओवर इज कंसर्न विद द मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इनटू जॉब्स। लेबर टर्नओवर जो है वो डील करती है कि कितने जो लोग हैं उनकी आमद हुई कंपनी में, जिसे हायरिंग कहेंगे, एंड कितने लोग जो है वो कंपनी से अलहदा हुए, उसे छोड़ के गए, जिसे सेपरेशन कहेंगे किसी खास पीरियड में। जो पीरियड है वो 1 साल का होता है। कितने लोग कंपनी से जुड़े, हायरिंग, और कितने लोग छोड़ के गए, सेपरेट हुए, तो उसे जो है वो आउट ऑफ जॉब गए। तो ये हम मेजर करते हैं लेबर टर्नओवर में। अब इसका फार्मूला ये है, इम्प्लाई टर्नओवर रेट ऐसे, इम्प्लाई हु लेफ्ट द कंपनी ओवर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाई मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा लेबर टर्नओवर। कितने लोगों ने कंपनी को छोड़ा और कितने जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे एवरेज। तो उसे जो जिन्होंने लेफ्ट किया एवरेज पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास लेबर टर्नओवर आ जाएगा। अब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग
जो साल के शुरू में एम्प्लॉइज कितने थे प्लस एम्प्लॉइज एट द एंड, साल के आखिर में एम्प्लॉइज कितने थे, दोनों को जमा कर लेंगे, दो पे तकसीम कर लेंगे, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी। और इसे एवरेज को जो है वो और एम्प्लॉइज जिन्होंने छोड़ा उसके साथ उसे डिवाइड कर देंगे हम, इस जो है वो एवरेज पे, तो हमारे पास जो है वो इम्प्लाई टर्नओवर रेट या लेबर टर्नओवर रेट जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ से हम किसी भी कंपनी का अंदाजा लगा सकते हैं किसका लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है किसका कम है, तो हमें उसकी पता चल जाएगी कि कितने लोग उससे खुश हैं कितने लोग नाराज हैं। तो ये था कल का हमारा सेशन जो कल हमने कंक्लूड किया। आज का हम सेशन पढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमने पढ़ी रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग। अब एचआर प्लानिंग में कुछ फर्दर चीज़ें हैं, कुछ इसके स्टेप्स हैं, हम उन्हें देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हायरिंग एंड ट्रेनिंग, ये इसके फर्दर जो है वो सब प्रोसेसेस हैं या सब स्टेप्स हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को। रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सब इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 15 इस बुक का एस टी ग्राहम वाली का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को डील करता है। ये पूरी स्लाइड इसी से ली है और डिटेल इस लेक्चर की जो है आपने इस बुक से जाके खुद पढ़नी है। पेज नंबर 206 से लेकर 224 तक आपने जरूर खुद एक दफा रीडिंग करनी है, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई याद नहीं करना, कोई दिमाग में मेमोराइज नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, सिंपल। जो चीजें थी मैं इस स्लाइड में लिखती हैं सारी जो मेन है, लेकिन जस्ट वैसे आपने जाके इसे एक दफा रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना, ना ही आपने जो है उससे मेमोराइज करने बैठ जाना है, सिर्फ देखना है, व्यू करना है जस्ट। तो पेज नंबर 206 से 224 तक आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और इसके बाद जो दूसरी बुक है इसका चैप्टर नंबर 8 रिक्रूटमेंट एंड 9 डील करता है सिलेक्शन मेथड एंड डिसीजन को। पेज नंबर 164 से 206 तक आप जाके जस्ट व्यू करेंगे इसे कि क्या है, मतलब थोड़ा सा देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम आते हैं अपने सेशन के ऊपर। रिक्वायरमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज यूजफुल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। While the term requirement and selection are often used interchangeably, they are in fact quite distinct activities. अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है अखबारों में भी आप देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है ना, टर्म वो इकट्ठी यूज हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि टर्म थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम अकेडमिकली पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। और उर्दू में रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, ठीक है, और सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, अच्छे लोगों का चुनाव करना जो उस जॉब के लिए डिजर्व कर रहे हो। ये होगी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वो कहते हैं कि we consider recruitment which includes those practices and activities carried out by the organization with the primary purpose of identifying and attracting potential employees। वो कहते हैं रिक्रूटमेंट इस चीज का नाम है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल कोई नई वैकेंसी है जो क्रिएट करनी है, तो हम वो लोकेशन वो पोजीशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करते हैं कि इन चीज़ों की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, और उन पोजीशंस के लिए हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ और इन जो वैकेंट पोजीशन है उनके अगेंस्ट आके हमारे पास जॉब करें। जो अट्रैक्शन है, जो अमल है जिसके जरिए हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन डिजर्विंग या पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अपने पास खींच कर बुलाते हैं, उस अमल का नाम है रिक्रूटमेंट, ठीक है। भर्ती का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ पोजीशंस हैं, तो हम कुछ ऐसा अमल करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे उस पोजीशंस को फिल करने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्हें हम अपने पास बुलाते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। उस प्रोसेस का, उस अमल का नाम है रिक्रूटमेंट, ठीक है। और सिलेक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास लोग आ जाते हैं, वो पोटेंशियल लोग, वो डिजर्विंग लोग जो उस पोजीशन के लिए अहल हैं, तो उसे जो है वो क्वाली मैच करते हैं, तो उनमें से हम फिर कुछ लोग जो है वो चुन लेते हैं, उनका चुनाव कर लेते हैं बेहतरीन लोगों का, और उन्हें चुनाव करके ले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हायर हायर कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सिर्फ नाम है टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉइज,
सॉरी, टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं अट्रैक्ट करने के पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट का ये मतलब है। और सिलेक्शन आपने देखा, तो ये डेफिनेशन थी इस बुक की। तो हम दूसरी बुक का भी हवाला देख लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग वैकेंसी। अगर आपके पास कोई वैकेंसी खाली है तो रिक्रूटमेंट उसे फिल करने का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इट इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ द वैकेंसी। आप देखते हैं वैकेंसी किस तरह की है, उसे जांचते हैं, उस वैकेंसी के बारे में जानते हैं, वैकेंसी क्या है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस तरह की है, क्या काम है इस वैकेंसी में। और उसके बाद दी कंसिडरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। फिर हम सोचते हैं कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो सूटेबल लोग हैं, जो मैच करते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो उन्हें जो है वो हम देखते हैं वो कहाँ से मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम देम। तो हम उन लोगों से किसी तरह कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई ऐसा सिलसिला बनाते हैं कि उन पोटेंशियल लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाए, उन्हें अपनी जो है वो वैकेंसी के बारे में इतला दे सकें, उनसे कॉन्टैक्ट बना पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ उन्हें, चाहे अखबार के ज़रिए, ऐड के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, जो है वो वेबसाइट के ज़रिए, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आगे हम जाके वो पढ़ते हैं विद दोज कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग एप्लीकेशन। फिर हम उनसे दरखास्त तलब करते हैं ताकि उन्हें जो है वो कंपनी में इन पोजीशंस के अगेंस्ट जो है वो अट्रैक्ट किया जाए, बुलाया जा सके। तो ये इस अमल को कहते हैं, जो अट्रैक्शन का अमल है, बुलाने का अमल है, सूटेबल डिजर्विंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कहलाता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। आगे हो गया है सिलेक्शन। सिलेक्शन में कहते हैं कि इन दी नेक्स्ट स्टेज, रिक्रूटमेंट के बाद जो हमने अट्रैक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है कि हम उन जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें असेस करेंगे। असेस का मतलब है उन्हें जांचेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, एग्जामाइन करेंगे बाय वेरियस मीन, मुख्तलिफ जरियों के जरिए, तरीकों के जरिए, टेक्निक्स के जरिए, प्रोसीजर्स के जरिए हम उन्हें देखेंगे वो कैंडिडेट सही हैं इस जॉब के लिए, एंड मेकिंग ए चॉइस फॉलो बाय एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम तमाम जो तरीके हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके ज़रिए जो बेस्ट कैंडिडेट्स, बेस्ट जितनी एप्लीकेशन हैं उनमें से बेस्ट लोगों को जो है वो हम चुनेंगे, चाहे इंटरव्यू की सूरत में या कोई भी सूरत हो सकती है। और चुनने के बाद जो है वो हम उन्हें ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देंगे ताकि आप आएँ और हमारे पास आके बरसर रोज़गार जो है वो हो जाए, हमारे जो है वो मुलाजिम आप बन जाए। तो ये है जी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की डेफिनेशन। आगे वो यहाँ पे कहते हैं जी कि रिसोर्सिंग क्या होती है, गेटिंग पीपल इनटू द राइट प्लेसेस टू डू द राइट थिंग्स। रिसोर्सिंग ये एक टर्म यूज होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो उसका मतलब है कि सही लोगों को, गेटिंग पीपल इन द राइट, सही जगहों पे लोगों को लाया जाए ताकि वो सही काम सर अंजाम दे सकें। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिंग, गेटिंग पीपल इन द राइट प्लेसेस डू द राइट थिंग, ताकि वो सही अमल कर सकें। डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, जब हमारे अभी हमने रिक्रूटमेंट करनी है, जो है वो अट्रैक्ट करना है एम्प्लॉय को, तो उस रिक्रूटमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होंगी। इसे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये रिक्रूटमेंट नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कह रहे हैं हम पहले डिटरमाइन करेंगे रिक्वायरमेंट, किसी जॉब की हो सकती है वो रिक्वायरमेंट, किसी वैकेंसी या पोजीशन की जो खाली हुई है। तो कहते हैं देयर आर 4 क्वेश्चन टू आंसर इन डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैकेंसी। व्हाट डज द जॉब कंसिस्ट ऑफ। ये जॉब किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ठीक है, क्या है, किस चीज़ों पे ये मुश्तमिल है। जैसे आपकी इंस्पेक्टर की जॉब है तो वो ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इसके कॉम्बिनेशन पे मुश्तमिल है ये जॉब। तीनों काम आपको करने होंगे, इनसे रिलेटेड तमाम। इन व्हाट वे इट इज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द जॉब डन बाय द प्रीवियस इंक्यूबेंट। पिछली जो भर्ती की गई थी इन्हीं कैंडिडेट्स की, पिछले जो भर्ती की थी, तो अब ये जो जॉब आप नहीं दे रहे हैं तो ये उससे कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो इनक्यूबेंट का मतलब होता है इन करना, जो है वो जैसे इंजेक्शन होता है वो जिस्म के अंदर जाता है सेम। तो पिछली जो भर्ती की गई थी और अब आप जॉब के लिए एडवर्टीज दे रहे हैं सेम पोजीशन के लिए, तो ये पोजीशन पिछली जो है भर्ती से डिफरेंट कैसे है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पिछले इंस्पेक्टर थे, जैसे हम आए 2018 में या 2016 में,
तो वो उनका काम सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड था, लेकिन जब आप आएंगे तो चीज़ें बदल गई हैं सारी, काफ़ी सारी। तो टैक्सेशन से तो होगा, आपका काम मनी लॉन्ड्रिंग से भी रिलेटेड होगा, बेनामी से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन या डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी जो आपके टाइम पे नहीं होंगी। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैंडिडेट, जो जॉब है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, मतलब उस किस किस क्या रेंज है और क्या उसके वर्क की, उस जॉब के, ताकि जो है वो कैंडिडेट अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज़ को। अगला सवाल भी इसी से कनेक्ट होता है। व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ द जॉब दैट आर द आइडियल कैंडिडेट वांट टू नो बिफोर द डिसाइडिंग टू अप्लाई। जो जॉब है उसके की एस्पेक्ट कौन से हैं, ताकि जो कैंडिडेट है वो अपने आप को डिटरमाइन कर ले कि जी भाई मैं इन एस्पेक्ट पे पूरा उतरता हूँ या नहीं, तो फिर मैं अप्लाई करूँ या नहीं। जैसे कि इंस्पेक्टर की जॉब है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि उसने टैक्सेशन में, फिजिकल एरियाज में, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में, बहुत और सारी चीज़ों में उसने काम करना है। अब एक बच्चा जो है वो उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो वो जब ये एस्पेक्ट्स देखेगा इस जॉब्स के, ये एस्पेक्ट्स हैं, तो फिजिकल, फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिट से रिलेटेड, तो वो कहेगा मुझे तो नहीं आता, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो पहले आपको एडवर्टीजमेंट में जो है वो एस्पेक्ट्स ज़रूर बताने चाहिए ताकि लोग अंडरस्टैंड करके फिर अप्लाई करें, ताकि गलत लोग जो है वो ऐसे अपना टाइम भी ना वेस्ट करें और कंपनी का भी ना वेस्ट करें। ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको डिटरमाइन करनी है जब भी कोई कोई रिक्वायरमेंट आपने करनी है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं 4, वो ये हैं। अच्छा, एक वो कहते हैं जॉब एनालिसिस, एक टर्म यूज होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं कि किस जॉब में क्या होना है। जब कोई जॉब क्रिएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है या एक स्टेप है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम देखते हैं उस जॉब के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटेल में बढ़ते हैं। वो कहते हैं इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस है ट्रेडिशनली sought टू आइडेंटिफाई द की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहते हैं रवायती तौर पे जॉब एनालिसिस में ये होता था कि हम आइडेंटिफाई करते थे कि यानी मेन टास्क और जिम्मेदारियां किसी खास डेजिग्नेशन या पोजीशन के बारे में जो उस पर्सन ने परफॉर्म करनी है, और उसके पास कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, वो वाले टास्क जो उसे दिए जाएंगे जब वो भर्ती होके आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जॉब एनालिसिस में तय करते थे कि एक जॉब है तो उसका रोल क्या होगा, उसके टास्क क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उस पर जो आएगा इंसान काम करने के लिए उसके बाद नॉलेज कौन सा होना चाहिए, उसके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। वो जो आए जो जॉब है उसके रोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या किरदार है उस जॉब का, और जो आने वाला है क्या वो उन रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकता है। ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं बैठ के, किस चीज में, जॉब एनालिसिस में। तो कहते हैं इन जो रिसेंट ईयर्स हैं इनमें काफी सारी तब्दीलियां हुई हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। तो एडिशनली इन चीज़ों को तो हम देखते ही हैं जो प्रीवियस हमने देखी। वो कहते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि in using job analysis to identify the competencies required to undertake particular role, कि कौन कौन सी competencies जो है वो रिक्वायर हैं किसी खास रोल को निभाने के लिए, क्या वो competencies भी उसके पास हैं उस इंसान के पास। जैसे प्रीवियसली कोई जॉब होती थी तो टैक्सेशन की जॉब है, तो उसे टैक्सेशन का नॉलेज आ जाए तो टैक्स ला का पता हो जाए तो इट्स एनफ। लेकिन अब अगर आता है तो उसे और भी competencies चाहिए। से टाइम बदल गया, आज के इंस्पेक्टर को उसे कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नो हाउ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी सर्टिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे वो कहता है कि वी डिस्कस द कॉम्पिटेंसी, अच्छा वो कहता है डिटेल में करेंगे, इन ब्रीफ द डिस्क्राइब द बिहेवियर्स। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि कॉम्पिटेंसी, स्किल, नॉलेज सारी की सारी, वो कहते हैं कि मुख्तसर ये कि उस जो पर्सन है उसका बिहेवियर उस जॉब से रिलेटेड या उस रोल से रिलेटेड जो वो निभाएगा आके, वो कैसा है। अब ये भी जदीद दौर में देखा जाता है, क्या उसका पर्सनालिटी टेस्ट करके ना कि इस जॉब से के लिए फिट भी ये बैठता है इंसान या नहीं, तो उसका हम बिहेवियर भी एनालाइज और मेजर करते हैं, ताकि ये अगर राइट पर्सन है जॉब के लिए तो इसे फिर ये जहाँ पे बुलाया जाए, रखा जाए, ठीक है। तो ये सारे काम हम परफॉर्म करते हैं जॉब एनालिसिस में, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो जो बड़ी कंपनी जो है वो जॉब एनालिसिस जरूर करती हैं, सब कंपनीज करती हैं भर्ती करने से पहले।
एडवर्टीजमेंट देने से पहले। अच्छा, अब हमने रिक्रूटमेंट करनी है तो कहाँ से करें, लोगों को कहाँ से बुलाएं? तो अब कहाँ कहाँ से लोग जो है वो एम्प्लॉइज़ की, फ्यूचर एम्प्लॉइज़ की पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो वो कहते हैं दो सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के। एक इंटरनल सोर्स हो सकता है और दूसरा जिसे इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, उसे बाद में पढ़ते हैं। इंटरनल सोर्स के बारे में वो कहता है द एडवांटेजेस ऑफ फिलिंग द वैकेंसी इंटरनली रेदर देन एक्सटर्नली। वो कहते हैं कि अगर हम जो वैकेंसी है इंटरनली फिल करते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आसानी हो जाती है, हमारी कॉस्ट भी बच जाती है। सबसे पहले तो वो कहते हैं बेटर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज देयर कैपेबिलिटीज आर कंसीडर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड फॉर प्रमोशन। अगर इंटरनली हम किसी डेजिग्नेशन में लोगों को भर्ती करते हैं और पहले से लोग मौजूद हैं, तो एक तो हमें अंदाज़ा है उनकी कैपेबिलिटीज़ का कि हो सकता है जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हो, एक डायरेक्टर की सीट खाली है तो मैनेजर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हम कोई उन मैनेजर्स में से किसी को डायरेक्टर बना दें, तो हमें पता है कि एक मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो हम उसे ही पकड़ के जो है प्रमोट करके मैनेजर बना देते हैं। तो कहता है इस तरह हम इंटरनली भर्ती कर सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज द कंपनी कैन ऑफन मेक बेटर यूज ऑफ देयर एबिलिटीज इन अ डिफरेंट जॉब। एक बंदा एक जगह पे बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, स्किल है, लेकिन वो उस जगह के लिए नहीं बल्कि उससे हायर पोजीशन पे वो अच्छा काम कर सकता है या दूसरी पोजीशन पे। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा कंप्यूटर का लिटरेट है लेकिन वो काम जो है वो अकाउंट्स का कर रहा है, तो उसे वहाँ से हटा के उसे कंप्यूटर वाले सेक्शन में भर्ती किया जा सकता है। तो इस तरह इंटरनली इस तरह भी हम कर सकते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बिकॉज अ प्रेजेंट एम्प्लॉय इज नोन मोर थोरली देन एन एक्सटर्नल कैंडिडेट। वो कहते हैं नया आने वाला बंदा पता नहीं कैसा हो, जो मौजूदा लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनके बारे में हमें डिटेल पता होती है कि इस नेचर के हैं, इस माइंडसेट के हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए ट्रस्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, बजाय नए लोगों को ला के रिस्क लें हम। अ प्रेजेंट एम्प्लॉय इज मोर लाइकली टू स्टे विद द कंपनी देन एन एक्सटर्नल कैंडिडेट। इंटरनल रिक्रूटमेंट इज क्विकर एंड चीपर देन एक्सटर्नल। वो कहते हैं कि जो मौजूदा लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टे कर सकते हैं क्योंकि वो पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जो नए लोग हैं पता नहीं वो आते हैं तो कब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, इसका तो नहीं हमें पता ना। और जो इनसाइड की ऑर्गेनाइजेशन से हम भर्ती करते हैं वो चीपर होती है, हमें सिर्फ एक प्रमोशन लेटर ही थमाना होता है या ट्रांसफर लेटर ही थमाना होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे। तो उसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी बच जाते हैं, टाइम भी और पैसे भी। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से भर्ती करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वंस एम्प्लॉयर हैज डिसाइडेड, एक दफ़ा एम्प्लॉयर ने सोच लिया कि उसने भर्ती जो है वो बाहर के लोगों को, नए कैंडिडेट्स को लेके करनी है, तो ये फिर वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, मतलब कम खर्च वाला मेथड जो है उसे तलाश करेगा, उसमें सोच विचार करेगा और एक अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू चूज फ्रॉम ईच विच मोर लेस अप्रोप्रिएट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, द रिक्रूटमेंट मेथड मस्ट बी चूजन दैट विल अट्रैक्ट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। अब उसने बाहर से भर्ती करने का फैसला कर ही लिया है तो वो इस तरह का रिक्रूटमेंट मेथड यूज करेगा, उसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा कि बाहर से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, ताकि वो अपने एप्लीकेशन जमा करवा सके। और हमें जब ज़्यादा चॉइस मिलेगी, ज़्यादा चॉइस जब होती है तो हम ज़्यादा बेहतर चीज़ चुन पाते हैं, तो इस तरह बेहतर एम्प्लॉय हम इस तरह अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा लोगों में से जब ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे। और हमें जो स्किल सेट है उसकी भी भरमार मिलेगी, बहुत सारे लोग होंगे। Many different vacancies are filled with external sources. Even when an internal candidate is transferred or promoted, the final result is usually a vacancy. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमर। ये कहते हैं एक बहुत बड़ा मसला है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो बाहर से भर्ती होती है बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत महंगी हमें पड़ती है और गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है जिसमें से गुजरना पड़ता है। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि अब आप एफपीएससी के ज़रिए भर्ती हो रहे हैं, अगर अगर वो यही इंस्पेक्टर जो है वो इंटरनल जो यूडीसी थे, एलडीसी थे, सुपरवाइजर थे, उन्हें ही प्रमोट करके या उन्हीं का टेस्ट लेके भर्ती कर लेते तो फ़ौरन हो जाते। लेकिन अब आप नए लोग हैं तो एक लंबा अरसा जो है वो वेट करना पड़ेगा एफबीआर को आपका, आपके इंतज़ार में कि कब आप आते हैं और कब आप काम शुरू करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में अच्छा मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस।
दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बैरूनी भर्तियों के जरिए को, which are comparatively those which are comparatively inexpensive but offer a limited choice। कुछ ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जहाँ पैसे आपके बिल्कुल नहीं लगते या कम लगते हैं, लेकिन वहाँ पे चॉइस बिल्कुल लिमिटेड होती है, बहुत कम आपको एप्लीकेंट्स मिलते हैं। और जब कम एप्लीकेंट्स हैं इसका मतलब उनमें कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स को आप इजी मतलब कम अवेलेबल होंगे, मे बी अवेलेबल ही ना हो। जब बाहर पब्लिकली आप अनाउंस करते हैं तो सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं आपके पास, तो बेहतर आप चुन पाते हैं एम्प्लाई। तो हम ये जो हैं दो क्लासेस जो हैं, तो इसे आगे जाके अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि जो दूसरी जो क्लास में जिसे डिवाइड किया गया एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, वो ज़रा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे हमें काफ़ी जो है वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को हायर करना पड़ता है और एक लंबे प्रोसेस से गुजरना भी पड़ता है। हम दोनों को आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले जो एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव या कम लागत वाला जो तरीका है एक्सटर्नली भर्ती करने का, वो है कम्युनिकेशन विद कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। आपने बहुत दफ़ा ऐसे सुना हुआ है कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है या ऑन कैंपस हायरिंग हो रही है, आज को फलां कंपनी की टीम जो है वो कैंपस में आ रही है, वो ऑन दी स्पॉट कैंडिडेट्स को चुनेंगी, सेलेक्ट करेगी। जैसे ही जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे ही उनकी डिग्री ख़त्म होती है तो वो जॉब फेयर या अनाउंस कर देते हैं, या वहीं पे टीम्स आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो कंपनीज की वो एचआर डिपार्टमेंट वाले वहाँ के लोग बच्चों को स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहीं पे उन्हें ऑफर लेटर दे देते हैं। तो इस तरह इनका टाइम भी बच जाता है। जो लोग होते हैं एचआर डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का किसी का, लेकिन इन्हें एक मसला यहाँ दरपेश होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स इन्हें लिमिटेड मिलते हैं, मतलब चॉइस लिमिटेड मिलती है। ठीक है, अगर दो तीन क्लासें हैं तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स ही होंगे, उनमें से अब चुनना है। अगर यही एडवर्टीजमेंट ये पब्लिकली दें तो हर यूनिवर्सिटी का हर इंसान अप्लाई कर देगा, तो इन्हें जो है चॉइस ज़्यादा मिल सकेगी, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लोग, एजुकेशन वाले, स्किल्स वाले मिल सकते हैं। तो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ये जो है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की क्लासिफिकेशन में आती है, उस क्लासिफिकेशन में जिसमें कम पैसे खर्च होते हैं, जो हमने अभी पढ़ी, जहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये वाली। अब हम चलते हैं कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, कुछ अब हम कैंपस रिक्रूटमेंट को हमने देख लिया। जो दूसरी रिक्रूटमेंट के मेथड है एक्सटर्नल, जो एक्सपेंसिव हैं थोड़े से, तो उनमें आ जाती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज। अब रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या एक ऐसी बॉडीज होती हैं जो आपके बिहाफ पे डिफरेंट काम करती हैं। मतलब आप टेस्ट का कहें तो टेस्ट भी ले कंडक्ट कर देती हैं, आप उन्हें कहें कि हमें जी अकाउंट्स के लोग चाहिए, वो अकाउंट्स के लोग भी भर्ती कर देते हैं। ठीक है, आप उन्हें कहेंगे अकाउंट्स के लोग प्लस ट्रेनिंग उन्हें करवा दें, वो भी कर देंगे। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज बाहरले मुल्कों में बहुत सारी बनी होती हैं। कंपनीज ज़्यादातर रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, जो छोटी और मीडियम, स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं, वो खुद एचआर डिपार्टमेंट तो नहीं रख सकती ना इतना बड़ा, तो फिर वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कहती हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जो है वो इस तरह की स्किल का, इस तरह की जो है वो इस पोजीशन के लिए हमें ये वाला कैंडिडेट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो फिर वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उनके पास डाटा जमा होता है बहुत सारे एप्लीकेंट्स का जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया होता है, तो वो फिर खुद उस तरह के कैंडिडेट्स लेके भर्ती उस कंपनी को रेफर कर देते हैं, या फिर नहीं भर्ती कर लेते हैं, ऐड देते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन ये काम पूरे का पूरा वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, बल्कि उसके बिहाफ पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी करती है, जो जिसे वो कंपनी हायर करती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी प्राइवेट, इससे ये होता है कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उससे इस सारी सरदर्दी से एम्प्लॉयज की जो है वो बच जाती है वो, और नहीं, और जो है वो सिंपली वो अपने नए एम्प्लॉय को लेके उसे काम शुरू करवाते हैं, बजाय कि वो ऐड देते रहे, इंटरव्यू करते रहे, सारे उस खजल खुआरी से वो बच जाते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज इसलिए उनके बिहाफ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देख रहे हैं आप प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जैसे पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है, कि हीलियम नाम की कंपनी है जो रिक्रूटमेंट करके देती है, जैसे काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे
इंटेल कंपनी है उसे देती है, और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज को, हीलियम, तो उनके बिहाफ पे। तो इस तरह से और कुछ और भी एजेंसीज हैं जैसे एनटीएस है, ये मुख्तलिफ तरह के काम करती है, रिक्रूटमेंट भी करती है, टेस्टिंग भी करती है, जो है वो कैंडिडेट हायर करके भी देती है, और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, इस तरह भी और बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज हैं। तो जो रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी करके मुतलका कंपनी को जो उन्हें हायर करती है देती है कैंडिडेट। तो अब ये ज़हन में रखना है थोड़ा सा आपने, ये टेस्टिंग सर्विस है, मतलब रिक्रूटमेंट सर्विस भी है, ये टेस्टिंग है। कुछ केसेस में ये बच्चों के, जैसे एक एक कंपनी ए है, वो कहती है कि हमें अकाउंट्स, फाइनेंस जो है वो मेडिकल के लोग दे दें, 10 अकाउंट्स के, 10 फाइनेंस के, 10 मेडिकल के, ठीक है। अब ये हमें सिर्फ लोग चाहिए, तो एनटीएस सारे काम कर देगी, उन्हें उनकी स्क्रीनिंग कर लेगी, टेस्टिंग कर लेगी, जो इन्होंने करना हुआ इंटरव्यू कर लेगी, और 30 लोगों को रिकमेंड करके भेज देगी फलां कंपनी को, कंपनी ए को, कि ये फाइनल है। अब कंपनी ये कहती है नहीं, आप सिर्फ इनकी टेस्टिंग कर लें, क्योंकि हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा सकते, हमारे पास टेस्टिंग का सिस्टम नहीं है। तो फिर उस उनके बिहार पे ये टेस्टिंग भी कर देती है, वो आगे इंटरव्यू का स्टेप बाकी खुद करते हैं। तो मुख्तलिफ सर्विसेज देती हैं। तो ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है, एक टेस्टिंग एजेंसी भी है, इस तरह ये भी रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है, टेस्टिंग एजेंसी भी है, ठीक है। तो इस तरह और भी पाकिस्तान में बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज बन रही हैं जो कंपनीज के बिहाफ पे काम करती हैं, और अच्छे कैंडिडेट्स प्रोवाइड करके देती हैं। कुछ गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, ठीक है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस खुद ही करके देती हैं, जैसे एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो है, जो पूरे के पूरी मतलब मरहले खुद करती हैं, ये सिर्फ रिकमेंड करती हैं, ठीक है। ये असल रिक्रूटमेंट एजेंसी का किरदार अदा कर रही हैं, ये सिर्फ, फॉर एग्जांपल एफबीआर ने कहा कि हाँ हमारा ये क्राइटेरिया है, मतलब कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हमें लोग चाहिए, तो एफबीआर ने जो है वो एफपीएससी को ये रिक्रूटमेंट जो है वो दे दी। देखा नहीं, एफबीआर बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है वो खुद करता है, बहुत सारी एफपीएससी को देता है, और बहुत सारी जो है वो खुद टेस्ट लेके भी कर लेता है, और एनटीएस के जरिए भी समटाइम एफपीएस ने रिक्रूटमेंट करवाई है, ठीक है। तो एनटीएस हो गया। तो अब एफपीएससी वो कहता है इंस्पेक्टर हमें इतने चाहिए, तो एफपीएससी को क्राइटेरिया बता देता है, एफपीएससी अच्छे इंस्पेक्टर चुन के क्राइटेरिया जो भी है सारे का सारा वो बना के तय करके लोगों को टेस्ट लेके गुजार के उस मरहले से फाइनल एक लिस्ट दे देगा एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, कि जी ये 492 लोग हैं, इन्हें हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये इस पोजीशन के लिए अहल हैं, इन्हें हमने चेक कर लिया, हर तरह इंटरव्यू भी कर लिया, हर मरहले से गुजार लिया, ये इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट है, आप इन्हें अपॉइंट कर दें। तो एफबीआर सिंपल इससे लिस्ट लेके आपको अपॉइंट कर देगा। तो इस तरह हुआ क्या कि एफबीआर की जितनी ही सरदर्दी थी एचआर से रिलेटेड, वरना वो एचआर प्लानिंग करता, पॉलिसीज बनाता, रिक्रूटमेंट करता, ऐड देता, वो सारी से बच गया। तो ये सारे काम इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कर लिए, और इसी तरह ये रिक्रूटमेंट एजेंसी भी हुकूमत के यहाँ पे ये काम करती है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ रिक्रूटमेंट पोर्टल्स भी हैं जो जो भी ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। अब बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट है, या बहुत सारी जो भर्ती है, या बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट है, अवेलेबिलिटी है जॉब्स की, वो इन पोर्टल्स पे होती है, जो दुनिया भर में जाना जाता है बड़ा तरीन पोर्टल वो है लिंक्डइन। अब जितने भी प्रोफेशनल हैं, जिस भी फील्ड के हैं, वो यहाँ पे जाके अपना अकाउंट्स बनाते हैं और बताते हैं हम किस चीज़ के प्रोफेशनल हैं। तो ये जो दुनिया भर की एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, वो जिस प्रोफेशन का बंदा चाहिए होता है, तो लिंक्डइन पे भी इंटरव्यू कर लेती हैं, यहाँ से भी इंसान को उठा लेती हैं। तो जैसे इस तरह, जैसे ये कैंडिडेट है, सॉरी कैंडिडेट कह रहा हूँ, ये एक पर्सन है, शफीका इकबाल। तो रिसेंटली गूगल ने जो है वो इन्हें लिंक्डइन से इनकी प्रोफाइल देख के जो है वो इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, और ये पाकिस्तान की पहली पर्सन है जो गूगल के वारसा ऑफिस में जो है वो डायरेक्टली हायर की गई लाहौर से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो, लेकिन इन्होंने लिंक्डइन पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाई, इनकी बैक प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, तो जिस वजह से गूगल ने खुद इनसे रब्ता किया और इन्हें जो उठा के वहाँ पे पोलैंड में वारसा ऑफिस में ले गए। तो
इस तरह से अब नए पोर्टल्स बन गए हैं। जो एजेंसीज होती है ना, रिक्रूटमेंट एजेंसी, उनके दफ्तर होते थे मुख्तलिफ शहरों में, वो काम करती थी फिजिकली, वो रिप्लेस होती जा रही हैं डिजिटल एजेंसी से। अब इनके पास पूरा उस तरह से तो स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिलहाल ये पोर्टल्स की सूरत में काम कर रहे हैं। तो कंपनीज खुद ही इंटरव्यू भी कर लेती हैं। अच्छा, उसके बाद इसके बाद है बाइट। ये भी काफ़ी मिडल ईस्ट में मशहूर जो है वो कंपनी है, जो मिडल ईस्ट में और यूएई, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। जितनी भी जॉब्स वहाँ की होती हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देते हैं। और इसके अलावा रोजी डॉट पी के, ये पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। ये जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज हैं जिनके अपने पोर्टल्स नहीं है, वेब पोर्टल्स नहीं है, जॉब पोर्टल्स नहीं है, तो वो रोजी डॉट पी के ज़रिए जो है वो हायरिंग करते हैं। इसकी वेबसाइट ज़रूर खोल के देखिएगा। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं पोटेंशियल, यहाँ से उन्हें मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें, जैसे पेप्सिको इंटरनेशनल, तो इनकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अपने वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जो है एडवर्टीजमेंट देती हैं। एडवर्टीजमेंट मीन पोजीशंस अनाउंस करती हैं। जैसे बैंक्स हो गए, खासतौर पे पाकिस्तान में बैंक करते हैं ये, मेज़ान बैंक हो गया, दूसरे बैंक्स हो गए, तो वो अपनी वेबसाइट के ज़रिए ही डायरेक्टली जो है वो ये सर्विस देते हैं। कैंडिडेट्स वहाँ पे सीवी ड्रॉप करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएं, जब जॉब अवेलेबल हो तो इस तरह उन्हें नोटिस आ जाएगा और बाद में बैंक इनका इंटरव्यू कर लेगा, बजाय वो अखबारों में ऐड दें, ये करें वो करें। तो अब इतने सारे इदारे हैं सरकारी, इतने सारे जो है वो हर कोई कैसे भर्ती कर रहा है, कोई जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है, कोई जो है वो अखबार में इश्तहार दे रहा है, कोई वेबसाइट पे दे रहा है, किसी का अपना वेबसाइट पे ईमेल के जरिए एप्लीकेशन मांग रहा है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुनिया एडवांस हो रही है। तो पिछली जो हुकूमत थी उसने डिज़ाइन किया था एनजेपी, नेशनल जॉब्स पोर्टल। अब एफबीआर के किसी भी ऑफिस में भर्ती हो रही है, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, अब वो सारे जो है वो ऐसे नहीं करेंगे कि सारे के सारे जो है वो खुद बाई डाक एप्लीकेशन अपने पास मंगवाएंगे, बल्कि वो नेशनल जॉब्स पोर्टल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो जो है वो इनकी टीम को दे देंगे, जी हमें इतने कैंडिडेट्स इस फील्ड के चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो नेशनल जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, और प्रोफाइल बना के अब जो भी हुकूमत पाकिस्तान की जॉब आती जाएगी यार, वो उस जॉब पे एक क्लिक के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे। इस तरह उन्हें हर डिपार्टमेंट को सेपरेटली एप्लीकेशन भी नहीं भेजना पड़ेगी, हर दफ़ा फॉर्म भी नया फिल नहीं करना पड़ेगा, हर दफ़ा चलान के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि फ्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ही सिंगल लोकेशन पे, सिंगल वेबसाइट पे वो, और सिंगल क्लिक पे वो हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का, नेशनल जॉब पोर्टल। तो इसी तरह पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है भर्ती के लिए, जिसका जिसका नाम है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.bk आई थिंक। तो अभी इस तरह से इनका भी है, एयरफोर्स का भी है और नेवी का भी है। ये डायरेक्टली जो है वो अपने वेबसाइट के ज़रिए जो है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और यहीं पे अप्लाई करते हैं। री हेड हंटिंग, हेड हंटिंग क्या होती है? अब छोटी पोजीशंस के लिए तो हमने देख लिया किस तरह होती है भर्ती। जो बड़ी पोजीशंस हैं, तो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, हमने कोई चाहे वो सीनियर डायरेक्टर चुनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई सीईओ हमने लगाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए हमें, ठीक है, टेक्निकल चीफ टेक्निकल ऑफिसर चाहिए। तो उस वो भी क्या हम इसी तरह करेंगे कि हम अखबारों में इश्तहार देंगे, कि हम जॉब्स पोर्टल्स को यूज़ करेंगे, क्या हम एजेंसीज को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस तरह के कैंडिडेट तलाश करके दें? तो जो बहुत बड़े कद के लोग होते हैं बड़ी पोजीशन के लिए, नहीं, उन्हें इस तरह नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए एक टर्म होती है हेड हंटिंग। हेड हंटिंग में क्या होते हैं? जो बहुत सीनियर एग्जेक्टिव लोग होते हैं, जब उन्हें लाना होता है, जैसे वेरी सीनियर मैनेजर, तो उन्हें एक प्रोसेस के जरिए जो है वो तलाश किया जाता है, जिसे एग्जेक्टिव सर्च भी कहते हैं या हेड हंटिंग भी कहते हैं। इट एडवोकेट्स बिलीव दैट द बेस्ट कैंडिडेट्स आर नॉट दो, तो वो कहते हैं बेस्ट कैंडिडेट्स वो नहीं है जो अपनी किसी पोजीशन पे जो है वो बल्कि वो नहीं है कि जो किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते और वो जो है वो
कोई एप्लीकेशन नहीं देते, बल्कि बेस्ट कैंडिडेट्स वो हैं जो अपनी करंट जॉब में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, उसमें हाईली सक्सेसफुल हैं और बड़े रैंक पे हैं, तो वो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ समटाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि उन बेस्ट कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आएं, या कुछ इस तरह के बड़े बड़े लोग ले आएं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए, तो वो हेड हंटिंग करवाता है, मतलब वो कहता है कि मुझे अच्छा, पाकिस्तान का अच्छा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए। तो एक एक पर्सन या एक जो है एजेंसी उसके बिहाफ पे कमीशन ले लेगी उससे, वो जो है वो कमीशन लेके, तो जो हेड हंटर, तो वो सर्च करना शुरू कर देगा, वो बंदा हेड हंटिंग करना शुरू कर देगा। वो डिफरेंट जो फोरम्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस जो टाइकून्स हैं उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप्स हैं, इस तरह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्राइवेट जो सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, उनकी जो बॉडीज बनी हुई हैं, तो उनमें लुकअप करना शुरू कर देगा, देखना शुरू कर देगा। इस तरह और भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बड़े बड़े सीईओ की मेंबरशिप्स हैं, क्लब्स हैं, उनके बैठते हैं, तो वहाँ पे वो देखेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि फलां ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैं एक्सटर्नली अच्छा पोटेंशियल जो है वो एग्जेक्टिव ऑफिसर या एग्जेक्टिव पर्सन कैसे जो है वो सर्च कर सकता हूँ। तो इस तरह जितनी यूनियंस हैं, सारी चीज़ें, वहाँ से वो सर्च करके अच्छा कैंडिडेट उससे बातचीत करेगा, निगोशिएट करेगा, और वहाँ से फिर जो है वो उसका कॉन्टैक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से करवा देगा, और वो उसे जो है वो हायर कर लेगी। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे जैसे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल बनता है लाहौर में बहुत बड़ा, तो उसका कोई हेड चाहिए। अब हेड जो है वो, अब ऐसे तो नहीं है कि हुकूमत हेड देगी, या वाइस चांसलर चाहिए किसी यूनिवर्सिटी का, तो हुकूमत हेड देगी, नहीं, बल्कि जो है वो कोई हेड हंटर हायर कर लिया जाएगा, जो बाहरले मुल्कों में देखेगा, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स के क्लब हैं, रॉयल क्लब है, वहाँ फेलोशिप कॉलेजेस हैं, वहाँ उनकी जो लिस्ट में देख लेगा कि वहाँ पे कौन अच्छा इस फील्ड का एक्सपर्ट तरीन इंसान है, तो उसे हायर करके जो है वो उसे चूज करके उसे निगोशिएट करके पाकिस्तान में ले आएगा। सेम इसी तरह जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बाहर तलाश किया जाता है बाहरले मुल्कों में कौन से पाकिस्तानी है, या पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल बेस्ट रिसोर्स पर्सन हैं, तो उन्हें लेके उस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड लगा दिया जाता है। तो हुकूमत भी इस तरह ये समटाइम करती है चीज़ें। तो ये जो एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं वो उस उन पे कैंडिडेट्स आते हैं हेड हंटिंग के थ्रू। आगे वो कहता है कि द मोस्ट पॉपुलर मेथड, अच्छा, कोई भी जब भर्ती होती है तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है और सबसे जो पुराना मेथड है वो एडवर्टीजमेंट है, और अखबार में एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं। तो जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो फिर सब लोगों को एक अनाउंसमेंट हो जाती है और वो लोग आके अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये कॉस्ट हाईली, मतलब कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड है, इसमें बहुत सारे हमारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं, बहुत सारा, मतलब क्योंकि जो अखबार की ऐड होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और उसके बाद फिर ऐड देना, फिर प्रोसेस एक लंबा चलना, एप्लीकेशन आना, तो ये बहुत लंबा मरहला है। तो वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10% जो हमारा टोटल एडवर्टीजमेंट का बजट होता है ना कंपनी के प्रोडक्ट का, तो उस टोटल 10% हमारा जो एडवर्टीजमेंट का बजट होता है वो सिर्फ भर्ती की अनाउंसमेंट में ही चला जाता है, उसकी एडवर्टीजमेंट में ही चला जाता है। और हम एडवर्टीजमेंट में किसी कोई भर्ती अगर करनी है तो उसमें इतना सर्च भी नहीं करते हम कि ये पोजीशन है तो इसके लिए ये इस तरह का कैंडिडेट चाहिए। तो जैसे हम कोई प्रोडक्ट हमारी कंपनी की जब बनती है, जैसे मिसाल के तौर पे हम नई कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कोई नई आइटम लेके आ रहे हैं कंपनी की, तो उसमें हम बहुत सर्च करते हैं, चाहे एक चॉकलेट क्यों नहीं है, अच्छी तरह हम सोचते हैं, फिर माइंड देखते हैं, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, नीड वांट और डिमांड क्या है, फिर उस एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करके फिर अखबार और टीवी में देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम जॉब की एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी हम रिसर्च नहीं करते, जो हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए देते हैं। वो कहते हैं इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आर एसेंशियली टू a सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कैंपेन इन ऑर्डर टू असिस्ट इन ड्रा, अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छी जो एड होती है ना भर्ती के लिए जो दी जाती है, तो उसमें जो है वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सम टाइम आप अखबारों में देखते हैं तो कोई ऐड दे देते हैं, तो फिर उसे
कोरिजेंडम इशू करते हैं, रिवर्स करते हैं मतलब उस ऐड को कि हमसे गलती हुई ऐड देते हुए, तो आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है। जो स्पेस होती है अखबार की वो बहुत ही महंगी होती है, और चीज़ें प्रिसाइज भी हों और तमाम चीज़ें मेंशन भी हों, और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सही तरह उसे अंडरस्टैंड कर लें। तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में, कौन सी इंपॉर्टेंट जो है एरियाज इंक्लूड होने चाहिए जो अट्रैक्ट करे, अटेंड करे कैंडिडेट्स को, वह तो वो ये हैं सारे कि नेम एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ इम्प्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब एक जॉब के लिए कोई जो है वो ऐड दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो लाजमी होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये वैकेंसीज ऑफर हुई हैं। तो फिर जो जॉब है उसका रोल क्या होगा, किरदार क्या होगा, और उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या नहीं। और पर्सोनल स्पेसिफिकेशन और कम्पिटेंसी प्रोफाइल, मतलब ज़ाती तौर पे जो है वो आपकी अहलियत और काबिलियत का म्यार क्या होना चाहिए उसके बारे में डिटेल, यानी डिग्री वगैरह, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, सैलरी और बेनिफिट्स आप क्या ऑफर करने वाले हैं ये भी अखबार में मेंशन हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो क्या परमानेंट है, फिक्स बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो ये कि सारे का सारा डिटेल है एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए। और ये लाजमी बताया जाना चाहिए कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू अप्लाई, कि आप जो है वो एप्लीकेशन कैसे देंगे। एक एडवर्टीजमेंट में ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं होनी चाहिए जब आप अखबार में देंगे। वो कहते हैं कि 2017 और 15 में इस बुक के मुताबिक ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं दुनिया भर में ग्लोबली, कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए, कंपनीज में उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। जो कंपनीज की खुद की वेबसाइट है, देखिए अखबार में इश्तहार देंगे तो पैसे लगेंगे, अगर खुद की वेबसाइट होगी तो हम फ्री में जो है वो वहाँ पे एक पोस्ट लगा देंगे, तो फ्री में जो है वो हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो इतने परसेंट लोग जो हैं वो 2017 में 74% जो भर्तियाँ हुई हैं, मतलब जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो अखबार के ज़रिए हुई हैं, और बाकी आप देख सकते हैं लिंक्डइन बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, इसे इसे प्रोफेशनल्स का सर्च इंजन भी कहा जाता है, इसे प्रोफेशनल्स का हब या प्रोफेशनल्स डाटा हाउस भी कह सकते हैं इसे। तो वो अब फ्यूचर में लिंक्डइन पे आई थिंक सब चीज़ें होंगी। तो कुछ कमर्शियल जॉब बोर्ड्स भी बने हुए हैं, तो वहां से भी जॉब बोर्ड्स का मतलब है कि जो कुछ पोर्टल्स वगैरह बने हुए हैं जो पैसे लेके, जैसे ये जितने पोर्टल्स हैं वो कहते हैं हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लें, फिर हम जो जो कंपनी है उसे ऊपर करके दिखाएंगे आपकी प्रोफाइल। तो ये वही पोर्टल्स हैं सारे, कुछ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं। ये सऊदी अरेबिया की ये भर्तियों में नहीं देखते आप, जी इतने लोगों की सऊदी अरब ज़रूरत है, लेबर की इतनी ज़रूरत है, दुबई में इतनी ज़रूरत है, तो कंसल्टेंट्स होते हैं जो बंदे यहाँ से बाहर भिजवाते हैं। फेसबुक वगैरह दूसरे इनके ज़रिए भी इश्तहार दिए जाते हैं अक्सर, ये तो आप देखते ही होंगे कि इस जगह पे ये लोग चाहिए। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप ये प्रैक्टिकली आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे वकील है तो उसके साथ आप फिजिकली 5-6 महीने अगर काम करते हैं प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकली, तो वहाँ इस तरह भी जो है वो सम टाइम जो इस तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले लोग होते हैं उन्हें भी जो है वो भर्ती कर लिया जाता है। कुछ अलुमनाई जो होते हैं, लोकल इंटरप्राइज पार्टनरशिप, तो इस तरह से बहुत सारे और जो हैं मतलब मेथड्स हैं अफेक्टिव जो यूज़ किए जाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं सिलेक्शन। हमने एडवर्टीजमेंट दे दी, उस मुख्य तरीक़ों से दे दी अखबार और बाकी सब जितने हमने पढ़े हैं वेबसाइट और बाकी चीज़ों को यूज़ करके। अब हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, उन्हें देखते हुए और उनमें से हमने चुनने हैं लोग, वो सारा चीज़ें होती हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर्म हो, और कैंडिडेट जो है वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें जिसमें तमाम चीज़ें इंश्योर हों, जिसमें उनकी तमाम एकेडमिक, एजुकेशन, पर्सनल, फिजिकल, मेंटल जितनी सारी डिटेल्स हैं, हाउसिंग, एड्रेस, ईटीसी, वो सारी की सारी वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। वो पहला जो वो फॉर्म जो है वो आप उनको कलेक्ट कर लेंगे सारे के सारे। सिलेक्शन के बाद जब फॉर्म्स जमा हो गया आपके पास, तो अब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएंगे।
मीन्स कि जैसे आपकी ऐड आई थी तो अब लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब एफपीएससी ने क्राइटेरिया बनाया कि हमने किन लोगों को जो है वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया कि किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने सबको इजाज़त दे दी ना कि सारे लोग जो है वो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, डिग्री कोई भी है, बस अप्लाई कर दें। अप्लाई सबने कर दिया। फिर उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया कि एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए, डिग्री जो है वो उसमें स्टैट का सब्जेक्ट होना चाहिए, बैचलर्स होनी चाहिए, सिटीजन पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने क्राइटेरिया बना दी। अब उस क्राइटेरिया में से फिल्टर लगा के जो है एफ पी एस सी ने जो है वो 5 साल लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिए। अब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। अब इन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अब क्या करना है नेक्स्ट। अब शॉर्ट लिस्टिंग तो होगी, तो अब नेक्स्ट हमारा मेथड क्या होगा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का। अब वो हम इसमें पढ़ेंगे कि पहले हमने जो है वो एप्लीकेशन कलेक्ट की, उसके बाद जो है वो हमने क्राइटेरिया सेट किया, किस क्राइटेरिया के किन डिग्रीज वाले किस एरिया से लोग जो है वो उन्हें हमने चुनना है। तो हमने उनकी एक शॉर्ट लिस्ट, छोटी लिस्ट बना ली। उसके बाद इन शॉर्ट लिस्टेड लोगों में से जो है वो अब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे कि हम फर्दर सिलेक्शन कर सकें और उन्हें फाइनली हायरिंग की तरफ लेके जा सकें। तो वो हम देखेंगे सिलेक्शन मेथड में। वो कहते हैं जी मेथड जो ज़्यादातर यूज होते हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू होते हैं कि आपको बिठा लिया जाता है अपने सामने और आपसे मुख्तलिफ सवाल और जवाब किए जाते हैं। अब आपको आपको साबित करना होता है कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आप बहुत जो है वो स्किलफुल हैं, आप डिज़र्व करते हैं जॉब के लिए, आपको प्रूव करना होता है। तो ये भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ भी यूज़ होती है। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी को सेलेक्ट करने का। और सम टाइम आपको बिठा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है और आपने अपने सीवी में या एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ लिखी होती है ना उसके बारे में सवाल किए जाते हैं कि जी आपने सीवी में ये लिखा है तो आपके पास ये स्किल है, ये लिखा, ये लिखा लिखा, ये स्किल है आपके पास, ये उस स्किल्स के बारे में जो उसने सीवी में मेंशन की होती है, तो उसके बारे में उससे पूछा जाता है इंटरव्यू की सूरत में। और सम टाइम उसका स्पेसिफिक जो रिलेटेड स्किल जो है उसके उन क्या वो स्किल्स उस जॉब के लिए जो खास स्किल चाहिए कि उसमें वो अच्छा है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाता है। जैसे अभी करंटली आपका टेस्ट हो रहा है कि आप इस एरिया में फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी और फंक्शनल इसमें कैसे हैं, तो आपका एक स्किल टेस्ट हो रहा है। फिर कुछ सम टाइम जनरल एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट आगे पढ़ेंगे, लिटरेसी जो है वो टेस्ट जो है वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तो ये टेस्ट सारे सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन करवा लेती हैं। ग्रुप एक्सरसाइज को आगे देखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं और प्री इंटरव्यू रेफरेंस ये आगे देखते हैं। अच्छा, सिलेक्शन में हम देखते हैं सिलेक्शन के कुछ ट्रेडिशनल यानी पुराने मेथड हैं, क्लासिक मेथड हैं और कुछ एडवांस सिलेक्शन के मेथड हैं जिनसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। द क्लासिक ट्रायो, ट्रायो कहते हैं तीन को, ट्राई ट्राई से निकला है ट्रायो। तो वो कहते हैं पुराने तीन ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन की जाती है। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम उनके एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपल देख के उनमें से चुन लेते हैं, भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छा है, इसने पीएचडी किया, एमफिल किया है, लिहाजा इसे जो है वो ऑफर लेटर इशू कर दो, अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दो। तो हम कुछ और नहीं देखते, एप्लीकेशन फॉर्म को देख के अंदाज़ा लगा के उसे अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा देते हैं उसके घर। तो ये पहले यूज़ होता था, अब ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। पहले ऐसे ही होता था ना शुरुआत में 10 20 30 साल पहले, कि एप्लीकेशन जमा करवाते थे और नंबर देख के जो है वो बाकी चीज़ें देख के वो अपॉइंटमेंट लेटर घरों में भिजवा देते थे। अब वो चीज़ चली गई है। और उसके बाद डिस्टेंस इंटरव्यू सम टाइम ऐसा होता था कि फ़ोन पे इंटरव्यू ले लिया जाता था आपका। ठीक है, आप एप्लीकेशन जमा करवा देते, फ़ोन पे इंटरव्यू ले लिया जाता, वो भी चीज़ अब ख़त्म हो गया है। रेफरेंसेस होते हैं कि कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि आप एकेडमिक रेफरेंस, मतलब जिन टीचरों से आप पढ़े हैं या अपने जो कोलीग्स हैं या अपने जो लोग रिश्तेदार हैं तो उनसे रेफरेंस लेटर बनवा लें। यानी आपके जो टीचर्स हैं आपको रेफ़र कर दें, या आपके कोलीग्स जो हैं वो, या आपके दोस्त अहबाब आपको रेफ़र कर दें कि आप हकीकतन इस जॉब के लिए जो अनाउंस हुई है अखबार में, तो इसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको तो इस तरह 2 4 8 10 रेफरेंस लेटर भी वो मांग लेते हैं। तो अगर मुख्तलिफ लोगों से वो बता देते हैं ना कि टीचर से चाहिए, प्रोफेसर से चाहिए, किससे चाहिए, गज़टेड ऑफिसर से चाहिए,
तो अगर रेफरेंस लेटर भी आप भिजवा देते हैं तो उस बेसिस पे अगर आपको रेफरेंस लेटर मिल जाता है तो कैंडिडेट्स को हायर किया जाता था पहले ज़मानों में। अब भी कुछ जगहों पे ऐसे होता है, खासतौर पे एडमिशन जब होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तब रेफरेंस लेटर भी मांगते हैं। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब मेरा ये आप जब आपकी ये सिलेक्शन होगी फाइनल, तो उस टाइम आप भी 2 रेफरेंस लेटर जमा करवाएंगे। मुझे याद आ गया कि जब मैंने और मेरे कोलीग ने जब हमने किया था, हमारा आया था, तो उसमें था कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर तब मिलेगा जब आप 2 रेफरेंस लेटर जमा करवाएंगे। तो फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से 2 से जाके 2 रेफरेंस लेटर बनवाए थे और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। फिर मैंने SBR हेडक्वार्टर में जमा करवाए और उसके बाद जाके मुझे अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन मिली। तो आप भी इस मरहले से गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो वो ये कहते, अच्छा अब आ जाते हैं, ये थे ट्रेडिशनल मेथड जो हमने अभी 3 पढ़े, थ्री ट्रायल, 3 ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने हो गए। अब एडवांस मेथड आजकल यूज हो रहे हैं कैंडिडेट्स को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्टिंग होती है मुख्तलिफ तरह की, मुख्तलिफ तरीकों से उनके टेस्ट लिए जाते हैं। वो टेस्ट कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। उन टेस्ट के ज़रिए जो है वो ये अश्योर किया जाता है कि ये पर्सन बिल्कुल राइट और एक्यूरेट है इस जॉब को करने के लिए और ये बेहतरीन कैंडिडेट है इस जॉब के लिए। तो उन टेस्टों के मरहलों से उसे गुजारा जाता है। एक पहला जो टाइप ऑफ टेस्ट है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, या रुझान टेस्ट भी इसे कह लेते हैं, या अहलियत का टेस्ट या काबिलियत का टेस्ट भी इसे कहते हैं उर्दू में। तो पीपल तो इस टेस्ट के ज़रिए जो है वो उस बंदे की जो है, जो कैंडिडेट होता है उसकी एबिलिटी मैयर की जाती है रेलिवेंट टू दैट जॉब, कि ये अहल भी है इस जॉब को करने के लिए या नहीं। तो मुख्तलिफ जो है वो क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हाई लेवल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस और एज एन अदर फैक्टर, तो सच एज मोटिवेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू जॉब परफॉर्मेंस। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो अहलियत का टेस्ट उसका ले लिया जाता है, जो HR डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइन करता है, वो जैसे वो बेहतर समझता है कि हमारी कंपनी में इस तरह का बंदा अहल है काम करने के लिए, तो ये उसकी अहलियत का म्यार है। तो ये हम एक टेस्ट बना रहे हैं जो उसे जांचेगा, क्या उसका म्यार, उसकी अहलियत जांचेगा। अगर वो अच्छा हुआ तो हम उसे जो है वो ले आएंगे। तो इस तरह टेस्टिंग की जाती है। तो कुछ जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट भी यूज होते हैं कैंडिडेट्स के लिए। उनकी जो जनरल नो हाउ है, जो अरेथमेटिकल मैथमेटिकल छोटी सी स्किल्स होती हैं 8वीं और 10वीं क्लास में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें उनकी जो है वो कैसी है एबिलिटीज़, मैथमेटिकल उनकी एबिलिटीज़ कैसी है, ओवरऑल उनकी मेंटल कैपेसिटी कैसी है। तो ये छोटी छोटी फिगर्स दे के उन्हें और इस तरह के मल्टीपल इक्वेशंस दे के, क्वेश्चंस छोटे छोटे दे के उनसे उनकी मैथमेटिकल जो है वो स्किल जो है वो टेस्ट की जाती हैं डायग्राम दे के इंटेलिजेंस टेस्ट में। ये खास तौर पे आर्मी वगैरह में होता है, या जहाँ पे फाइनेंस वगैरह की जॉब्स हों तो वहाँ पे ये चीज़ होती है। तो इस तरह जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। एक और स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट है, और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, मतलब अहलियत का टेस्ट है। अब अहल कौन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अहलियत का जो टेस्ट है उसे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 2 कैटेगरीज में कौन सी है, देखो, अहलियत उसके पास होनी चाहिए। एक तो उसके पास सारी जनरल एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जो जनरल हर जगह यूज होती हैं, और एक स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए। अब जनरल एबिलिटीज मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक्स हैं, जो हर जगह यूज होती हैं, तो वो जनरल एबिलिटीज है इसकी फर्स्ट कैटेगरी, इसे एप्टीट्यूड टेस्ट के। सेकंड इज स्पेशल एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो खसूसी एहलियत, जनरल एबिलिटीज ओवरऑल हर चीज़ को लेके, और फिर जो स्पेशल एटीट्यूड टेस्ट है मतलब स्पेसिफिक टू दैट जॉब रिक्वायरमेंट, जो उस जॉब से बिल्कुल रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है, उसमें खसूसी अहलियत को उस पर जांचा जाता है वो टेस्ट करवा के। जैसे अभी आपको, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका नहीं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ने भर्ती होना है FBR में, तो पहले उसे एक जनरल टेस्ट दिया जाता है जाता है कि जी वो CSS करे, 12 सब्जेक्ट्स पढ़े, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज से लेकर इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश सारे। उसके बाद फिर जब फाइनली वो पास कर लेता है उसे गुजारा जाता है कि वो जो है स्पेसिफिक, मतलब जॉब रिलेटेड देगा 2 साल जो है वो, 1 साल जो है वो
पूरे का पूरा वो टैक्स ला पड़ेगा। अगर उस टैक्स ला में पास होता है तो फिर वो है FBR में ACIR बन के आ सकता है। तो इस तरह जो जनरल टेस्ट प्लस स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब स्पेशली उस चीज़ से रिलेटेड वो दोनों हो सकते हैं, जिससे ये दोनों हिस्सा हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, अटेनमेंट टेस्ट इसे उर्दू में कहते हैं हसूल टेस्ट, मतलब आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया हुआ है, आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स क्या हैं, और हकीकत में आपके पास अचीवमेंट्स हैं वाकई लाइफ में, कोई आपके पास स्किल है, एबिलिटी है, कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है। तो ये सारी स्किल्स को जांचने के लिए सम टाइम हम उसका अटेनमेंट टेस्ट भी ले लेते हैं। जी बताएं, एक्सेल पे काम करके, एक्सेल पे जो है वो टेस्ट दें, इस पे काम करके बताएं, पावर पॉइंट पे, वर्ड पे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके दिखाएं, सैप ऑपरेट करके दिखाएं। तो इस तरह से तो सम टाइम हम उसका अटेनमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, स्किल्स और अचीवमेंट को जांचने के लिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट है वो देखा काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आजकल फेमस है, जिसमें हम उसकी ओवरऑल 360 डिग्री जो है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट लेते हैं कि वाकई ये शख्सियत का इंसान कैसा है, मतलब ये एज ए इंसान, एज ए पर्सन ये बंदा कैसा है, आया ये जो है वो ऑनेस्ट है, आया ये करप्ट है, आया इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी होगी वर्क में उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी होगी, उसकी सोच भी वैसी होगी। तो उसकी सोच का, शख्सियत का एक जो है वो अ, इम्तिहान लिया जाता है, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, कि बंदा सच्चा है, झूठा है, कैसा है। तो इसमें पहले तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होते थे वो बैठ के ये टेस्ट लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आसान इस तरह से हो गया है, टेक्नोलॉजी की मदद से जो टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट हो गई है इस टेस्ट के साथ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंटीग्रेट हो गई है। अब कोई भी बंदा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है, वो कहता है जी मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट होता है उसकी उसकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो सारी अच्छी तरह 2-3 साल की टाइमलाइन स्टडी कर लेता है। अब वो कुछ भी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, तो उन्हें पता होता है भाई, क्योंकि आप हर रोज़ सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं तो आप हर रोज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 साल 3 साल में आपकी कितनी पोस्टें होंगी, तो आपकी पोस्टें, आपकी पोस्टों की कैटेगरी, आपके इंटरेस्ट, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। चाहे आप जितने भी डिसेंट अच्छे बन के बैठे हो इंटरव्यू के सामने, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल हिस्ट्री है जो खुद आपने अपनी फेसबुक पे दी है, वो वहाँ पे आपको सच रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस जो है वो इन चीज़ों का यूज़ करके आजकल पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। और मैं इसकी एक अमलन एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जो US एम्बेसी है वो फिजिकली पर्सनैलिटी टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है कैंडिडेट्स का, जब बाहर पाकिस्तान से लोग जाते हैं, वीज़ा लग उनका जब लगता है, वीज़ा के लिए उनका टेस्ट लाजमी, इंटरव्यू लाजमी है। तो 2 साल से उन्होंने ये जो है वो बाउंड किया, 2 साल से उन्होंने ये कंपल्सरी किया कि कोई भी बंदा जो US वीज़े के लिए अप्लाई करेगा, तो उस फॉर्म में उसके लिए कंपल्शन है, लाजम है कि वो अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके प्रॉपर जो एड्रेसेस हैं जो वो ओन करता है, वो हमें दे, जो मतलब उनके लिंक्स हैं प्रोफाइल्स के, वो सारी की सारी हमें लाजमी बताएगा, फिर ही जो है वो हम उसे अलाउ करेंगे। वो इसलिए पूछ रही है US एम्बेसी, ताकि उसकी सोच, कोई भी बंदा जाएगा उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बता देगी। जैसे अभी मसला हुआ था म्यांमार का, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जब जो है वो इकरारुल हसन गए, वो तो पहुँच के म्यांमार में, तो वहाँ 2-3 साल पहले की आई थिंक बात है, तो आमर लियाकत वहाँ पे गए एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट पे भी तो इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनैलिटी इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन है, उन्होंने कहा इस तरह मैं पाकिस्तान से आया हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल सर्च की, ट्विटर के सर्च मारा, उन्होंने कहा ये तो सारा बंदा हमारी हुकूमत के खिलाफ इतने बयान दिए हैं, इसने इतनी ट्वीट दिया, उन्होंने वहीं से डिपोर्ट कर दिया आमर लियाकत को। ठीक है, तो अभी इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मर्जर करके पर्सनैलिटी टेस्ट को देखा जाता है। तो आप भी एहतियात किया करें अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स में, वो सारी आप खुद ही एक प्रूफ दे रहे हैं दुनिया को कि जी मैं ऐसा हूँ। वर्क सैम्पलिंग टेस्ट, सम टाइम ऐसा होता है कि आपसे जो है ना वो काम करवा के देख लिया जाता है, कोई स्पेसिफिक, कि आपको ये काम आता है, तो स्पेसिफिक काम करवा के आपको देख लिया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, वर्क सैम्पलिंग टेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको भर्ती करने, आप कहते हैं आए,
हाँ यहाँ पे कंप्यूटर का काम है, यहाँ पे अकाउंट्स का काम है, तो अकाउंट्स का ये काम आप कर सकते हैं, ज़रा टेस्ट करके हमें दिखाएं। अगर आप सामने उनके बैठ के ठीक है जी मैं कर देता हूँ 10 मिनट में जो भी है, तो वो आप उसमें कामयाब होते हैं, वो कहते हैं ठीक है इन्हें ये काम ये कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है, तो इस तरह इन्हें हम रख लेते हैं। तो कुछ मोस्टली जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे हैं मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से, कुछ मैनुअल्स भी होते हैं जो पेपर और पेंसिल पे होते हैं, तो सम टाइम ऑनलाइन टेस्ट में जो है वो हेरा फेरी भी हो सकती है। तो डिफरेंट इश्यूज हैं टाइम टू टाइम। वो कहते हैं क्रिटिकल फीचर्स ऑफ टेस्ट शूज के टेस्ट जो आप ले रहे हैं उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। अब एक टेस्ट है उसके जो मतलब उसका जो क्राइटेरिया है ना टेस्ट का, जैसे आपका टेस्ट हुआ था तो एफपीएससी ने लिया, तो वो क्राइटेरिया इस तरह का हो, उसकी इस तरह वैलिड हो कि वो रिफ्लेक्ट करे कि ये टेस्ट इस मेयार का है कि ये सही लोगों को फिल्टर कर पाएगा। अगर अगर टेस्ट ही इटसेल्फ एक गैर मैरी है, उसमें पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पे जॉब है इंस्पेक्टर की और टेस्ट में आप पूछ रहे हैं इंग्लिश और उर्दू के सवाल, तो फिर तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ना उस क्राइटेरिया से, फिर तो कैंडिडेट्स तो अजीबोगरीब ही आएंगे। तो इस तरह टेस्ट जो है उसका उसकी जो बनावट है वो म्यार होना चाहिए जो हकीकत में फिल्टर कर पाए लोगों को, सही लोगों को उस मुतलका जॉब के लिए। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ये ना हो उस पर इन्हिसार भी किया जा सके टेस्ट के ऊपर। वैसे आज तक ये कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका, कोई टेस्ट जो है वो दुनिया का कोई भी टेस्ट ऐसा डिसाइड नहीं हो सका जो किसी इंसान की एबिलिटी 100% उस किसी स्पेसिफिक चीज से एडमिशन से या जॉब से मैयर कर पाए। तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए कि किसी हद तक हम उस टेस्ट के ऊपर रिलाई भी कर सकें कि उस जॉब के लिए वो टेस्ट रिलायबल है। यूज यूज एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें ऐसे होता है ये आप फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं और उसमें पता चले कि पर्सनालिटी टेस्ट में बंदा बैठा हुआ है जो है वो एमए इंग्लिश, भाई वो पर्सनालिटी टेस्ट कैसे लेगा? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए तो कम से कम साइकेट्रिस्ट का पैनल में बैठना लाजमी है इंटरव्यू के दौरान, वही पर्सनालिटी टेस्ट ले सकता है ना। तो इस तरह वो कहते हैं कि सही अगर आपने एक पर्सनालिटी टेस्ट रख दिया है तो पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाला बंदा भी जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि खुद आपके लोग बैठ के पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हो। ग्रुप सिलेक्शन मेथड एंड असेसमेंट सेंटर सम टाइम ये भी काफ़ी पॉपुलर वे है टेस्ट का जानने का या किसी एम्प्लॉय को लेने का। तो सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं कंपनी में, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप की सूरत में उन्हें बिठा देती है टेबल के ऊपर और उन्हें मुख्तलिफ टास्क असाइन करती है और कहती है कि आप इन टास्क को करें। तो जो लोग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ उन टास्क को परफॉर्म करते हैं तो फिर उन्हें जो है वो कंपनी जो है वो इनसे इंस्पायर होके उन्हें रख लेती है। और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जैसे लम्स होगी, वहाँ पे एडमिशन भी इसी तरह दिया जाता है। तो कैंडिडेट्स को बिठा दिया जाता है ग्रुप्स में, तो उन्हें कोई चीज़ दे दी जाती है, टास्क असाइनमेंट जो है वो रोल दे दिया जाता है। इसी तरह कंपनीज में भी जो बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे भी उन्हें टास्क असाइनमेंट रोल दे दिया जाता है, 2-3 घंटे का टाइम दे दिया जाता है। तो उस तरह उसे वो या ज़्यादा टाइम भी दे देते हैं तो उसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उन्हीं में से जो बेहतरीन कैंडिडेट है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसे कहते हैं ग्रुप सिलेक्शन मेथड। और सम टाइम ये कंपनी खुद नहीं करती, कुछ असेसमेंट सेंटर होते हैं जो कंपनीज के बिहाफ पे ये चीज़ करके दे रहे होते हैं, तो उन असेसमेंट सेंटर्स के जरिए भी ये चीज़ करवा ली जाती है। जैसे जीआरई है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये काफ़ी फेमस एग्जामिनेशन है दुनिया भर में। जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो कितने हद तक आपको उन पे ग्रिप रही है पास में, ये दुनिया का फेमस तरीन टेस्ट है। जितनी भी दुनिया की हायरिंग एजेंसीज हैं वो इस टेस्ट पे इन्हिसार करती हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस टेस्ट है ग्रेजुएट जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये एमबीए पीएचडी के एडमिशन के लिए भी यूज़ होता है, प्लस ये जो है वो हायरिंग के लिए भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स थी वहाँ भी ये यूज़ होता है। तो वो कंपनीज भी इससे जो है वहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। तो इनके भी दुनिया भर में असेसमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे लोग जाके असेस होते हैं। तो इस तरह असेसमेंट सेंटर जो है वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और जो है वो कंपनी के खुद के भी हो सकते हैं अगर उसका बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है तो। वो कहते हैं कि इतने सारे मरहलों से आप गुजर गए हैं, अब आपने फाइनल डिसीजन करना है किस बंदे को आपने जो है वो फाइनली सेलेक्ट करके भर्ती कर लेना है।
तो वो कहते हैं कि इस तरह जो है वो क्राइटेरिया ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, इस तरह जितने क्राइटेरियाज हैं उसमें फिर जो है वो आप देख लें कि ये कैंडिडेट इस पे पूरा उतरा है, इस पे भी पूरा उतरा है, इसे सब जो मैक्सिमम कैंडिडेट सब क्राइटेरियाज पे पूरा उतरता है तो उसे फाइनली आप सेलेक्ट कर लेंगे और कंपनी में जो है वो अपॉइंट करके उसे काम करवाना शुरू कर देंगे। जैसे आपके तौर पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूरे उतरे और उसके बाद आप जो है वो इसमें डिस्क्रिप्टिव में भी पूरे उतरे, उसके बाद इंटरव्यू में भी पूरे उतरे, तो फाइनली आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, कि आपने जो इतना सारा प्रोसीजर शुरू किया एडवर्टीजमेंट से लेकर सिलेक्शन तक का, तो उसकी वैलिडेशन भी होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, रिकग्नाइज होना चाहिए, उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। जैसे एफपीएससी है तो उसकी वैलिडेशन पे कोई शक नहीं है। अगर यही काम इंस्पेक्टर्स की भर्ती का कोई छोटी मोटी लाहौर कराची की एजेंसी कर रही होती, कोई ऑफिस कर रहा होता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो सकता था। तो ये था आज का हमारा सेशन सिलेक्शन एंड सिलेक्शन के ऊपर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर। और ये दो चीज़ें थी, हमारा हिस्सा थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमने पढ़ा कल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आगे चार चीज़ें आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और दो चीज़ें और हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आज से हमने ख़त्म की, कल दूसरी दो चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो लास्ट में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहता है कि सिलेक्शन में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत किरदार अदा कर रही है। तो ये जो आप फिल्टर लगा रहे हैं, कैंडिडेट्स को अलहदा कर रहे हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं बैठ के, फिर उन्हें जो है वो रिकमेंड आगे कर रहे हैं, इनका टेस्ट लेना। जैसे एफपीएससी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, अब वो खुद वहाँ पे बंदे बैठ के नहीं ये काम कर रहे जी भाई, जिनकी डिग्री स्टार्ट किया उन्हें अलहदा करो, जिन्हें ये करो वो करो, बल्कि वो सिस्टम पे कमांड देंगे, सारे स्टेट वाले अलहदा हो जाएंगे, सिस्टम पे कमांड देंगे, पाकिस्तानी शहरी अलहदा हो जाएंगे, सिस्टम पे कमांड देंगे। तो जो जिनकी एक्सपायरी डेट है सीएनआईसी की, मतलब उनकी उम्र उस एज से कम है, तो वो अलहदा हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत किरदार अदा कर रही है इस सारे सिलेक्शन के प्रोसेस में, इस नई दुनिया में। सो फाइनली एंड होता है हमारा आज का सेशन। सो अगर कोई सवाल जवाब है तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंकली, विदाउट एनी हेजिटेशन।